नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में 17 अक्टूबर को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली रद्द कर दी गई है। बीजेपी ने औपचारिक कारण नहीं बताया। ये रैली राज्य में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होनी थी और प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही थी। रद्द होने से राजनीतिक संदेशों पर चर्चा तेज हुई है। क्या ये कार्यक्रम केवल टाला गया है या रणनीति बदली है, यह आगे पता चलेगा। फिलहाल पार्टी संगठन कार्यक्रम के नए स्वरूप पर विचार कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 18 नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर जोर दिखता है। वहीं कुछ सीटों पर स्थानीय असंतोष की खबरें भी सामने आई हैं। चुनावी मुकाबले में पार्टी का संदेश स्पष्ट है कि वह गठबंधन के भीतर नेतृत्वकाली भूमिका चाहती है। अब असली परीक्षा मैदान में संगठित अभियान चलाने की होगी। जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मोकामा से आनंद सिंह को टिकट मिला है। यह सूची एनडीए के सीट बंटवारे के अनुरूप है और जेडीयू अपने कोर इलाकों में पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना है, वहां उम्मीदवारों का सामाजिक समीकरण खास मायने रखेगा। पार्टी का ध्यान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्थिर शासन के दावे पर है। कांग्रेस ने महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के औपचारिक फॉर्मूले के बिना ही कई उम्मीदवार उतार दिए। यह कदम दबाव राजनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का तर्क है कि देरी से संगठनात्मक तैयारी प्रभावित होती है, इसलिए मैदान में उतरना जरूरी है। दूसरी तरफ सहयोगी दलों में असहजता भी दिख रही है। आने वाले दिनों में यह रणनीति तालमेल को कैसे प्रभावित करती है, यह देखना होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसपी ने बिहार में 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और अकेले लड़ने का ऐलान किया। पार्टी ने ओबीसी उपजातियों और राजभर समुदाय वाले इलाकों पर फोकस किया है ताकि वह अपनी स्वतंत्र पहचान बना सके। यह कदम बीजेपी एनडीए के बाहर एक नई सामाजिक धुरी खड़ी करने की कोशिश है। इससे कई सीटों पर मुकाबले के समीकरण बदल सकते हैं। चुनावी विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया विज्ञापनों की पहले से प्री सर्टिफिकेशन करानी होगी। जिला और राज्य स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटियां गठित की गई हैं, जिनके दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। आयोग का मानना है कि इससे भ्रामक प्रचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री पर लगाम लगेगी। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद नकदी, शराब और अन्य सामान की 34 से 37 करोड़ रुपए तक की जब्ती हुई है। कई जिलों में कड़ी नजर रखी जा रही है। ये कार्रवाई चुनाव खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आयोग और पुलिस प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी। रक्षा आयात पर नीति पलटी। भारत ने मिसाइल पुर्जों पर हालिया कर छूट वापस ले ली। अदानी डिफेंस से जुड़े टैक्स जांच विवाद की पृष्ठभूमि में यह बदलाव हुआ। पहले दी गई व्यापक छूट में बाद में मिसाइल शब्द हटाया गया, जिससे पुराने नियम प्रभावी हो गए। सरकार का संदेश आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता के संतुलन का दिखता है, पर रक्षा उद्योग को अब लागत और सप्लाई चेन का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार के पुनर्विचार आग्रह के बाद एक जज के स्थानांतरण संबंधी अपनी सिफारिश बदलने की असाधारण बात सार्वजनिक की है। न्यायपालिका कार्यपालिका रिश्तों में पारदर्शिता का यह क्षण बहस का विषय बन गया है कि संस्थागत स्वतंत्रता और समन्वय की रेखाएं कैसे तय हों। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में संवाद तो जरूरी है, मगर उसकी मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई गवई ने महिला जननांग विकृति (FGM) जैसी प्रथाओं पर गहरी चिंता जताई। कहा कि अधिकार और कानूनी गारंटियों के बावजूद कई लड़कियों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होता है। उनके बयान ने धार्मिक सामुदायिक रिवायतों और संवैधानिक मूल्यों के बीच मुश्किल सवालों को फिर सामने रखा है। सामाजिक सुधार कानून, समुदाय संवाद
और जागरूकता, तीनों मोर्चों पर नीति की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में बुड़गाम और नगरोटा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने देवयानी राणा और आगा सैयद मोहसिन के नाम घोषित किए, जबकि गठबंधनों की आंतरिक रणनीतियां भी आकार ले रही हैं। ये उपचुनाव घाटी और जम्मू की राजनीतिक नब्ज टटोलने की पहली बड़ी कसौटी माने जा रहे हैं। सुरक्षा व मतदान प्रतिशत पर सबकी नजर रहेगी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब तक 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन की गतिविधि तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया, जबकि अन्य दल भी समीकरण साध रहे हैं। यह सीट स्थानीय विकास और संगठनात्मक पकड़ की परीक्षा बनेगी। उपचुनाव का नतीजा राज्य की मौजूदा सत्ता समीकरणों पर प्रतीकात्मक असर डालेगा। दिल्ली एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर निगम ने सर्वदलीय पक्षकार समिति बनाने का संकेत दिया है, ताकि वेतन और सेवा शर्तों पर समाधान निकले। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर विफलताओं का आरोप लगा रहे हैं, पर शहर के बुनियादी कार्यों के हमरा तरफ से छपरा वाला भाई लोग से यह नॉर्मल निवेदन बा कि खेसारी भैया जौन बोलते नहीं उ सच बोलते नहीं। कैसे कि अब खेसारी भैया के वो लोग जिताई और वो लोग बेठी करी और ललटेन साहब को मत बुलाई। खेसारी भैया ललटेन साहब को जिताने के लिए खड़ा हुए हैं, इसीलिए क्योंकि जो है मोदी जी बहुत तेज वोट चुरा रहे हैं। इसलिए आपकी बार आरजेडी सरकार को लाना ही चाहिए। आप लोग के बारे में ना भाई वो तो पढ़ा लिख बता कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।